हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कहां जल्दी प्रकाशित करें रिजल्ट। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को मुलाकात की और रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की। बता दें कि इस चुनाव में जेएमएम ने छात्रों की मांगों को प्राथमिकता में रखा है और 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसे लेकर युवा वर्ग और छात्रों में खासा उत्साह है। अब देखना है कि हेमंत सरकार इन वादों को समय पर पूरा करती है या नहीं। बता दें कि नई सरकार के गठन के लिए 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा और हेमंत सोरेन इसमें बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इसके बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड समेत 16 राज्यों से आदर्श आचार संहिता वापस, चुनाव आयोग ने राज्यों को भेजी चिट्ठी। झारखंड समेत 16 राज्यों में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सभी राज्यों को चिट्ठी भेज दी गई है। सोमवार को चुनाव आयोग के सचिव अश्वनी कुमार मोहाल ने झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग के सचिव ने मुख्य सचिवों और को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आपके राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। 15 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विधानसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा एवं लोकसभा के लिए उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की थी। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के साथ साथ सभी राज्यों में होने वाले उपचुनाव अब खत्म हो चुके हैं। सभी चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसलिए चुनाव की घोषणा के साथ प्रभाव में आई आदर्श आचार संहिता को अब निष्प्रभावी किया जाता है, यानी अब किसी राज्य में आचार संहिता लागू नहीं है। कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। प्रदेश के एक पूर्व विधायक ने कहा है कि झामुमो महिलाओं को सही मायने में सम्मान देना चाहता है, तो कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा कि झारखंड में मनिया सम्मान योजना लागू करके इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। यदि कल्पना सोरेन विधायक दल का नेता चुनी जाती हैं, तो झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव उनको मिलेगा। बहादुर उरांव ने यह भी कहा है कि झारखंड में महिलाओं के पर तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका बलात्कार हो रहा है, उन्हें तरह तरह के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। बहादुर उरांव ने कहा कि एक महिला के दर्द को दूसरी महिला ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। 26 नवंबर को धड़ाम से गिरेगा झारखंड का पारा, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 26 नवंबर से ठंड का असर दिखना शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण ऐसा होगा। इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। 25 नवंबर से ही सुबह के समय धुंध और हल्के बादल दिखाई देने लगे हैं। तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। रांची मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम में बदलाव लाएगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ेगी। राज्य में 28 नवंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। हजारीबाग में बेकाबू टेलर ने ड्यूटी पर तैनात जैप 7 के जवान को रौंदा, 1 मौत, 3 गंभीर रूप से घायल।
हजारीबाग के चौपारण के चोरदाहा चेकपोस्ट के पास एक टेलर ने पहले मवेशी लदे पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिससे पिकअप सड़क पर ही पलट गया। इसके बाद बेकाबू ट्रेलर ने चेकपोस्ट पर तैनात जैप 7 के जवान को रौंदा और सुरेंद्र यादव के घर में जा घुसा। इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात जैप 7 के जवान हवलदार अरुण कुमार दुबे की मौत हो गई। वहीं 3 जवान घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। खबर पाकर मौके पर एसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। जांच की जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की मोरहाबादी में कैसी है तैयारी? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारी की जा रही है। सोमवार को रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने मोरहाबादी मैदान में समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने मोरहाबादी के गोपनीय कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की और पदाधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त वरुण रंजन ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल मोरहाबादी में हो तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तैयारियां तय समय में पूरी कर लें। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा आदिवासी जमीन का हस्तांतरण होना गंभीर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में खासकर राज्यपाल ने संथाल परगना का जिक्र किया है। कहा है कि संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लागू है। इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर सादे दानपत्र और शपथ पत्र के आधार पर आदिवासी भूमि का हस्तांतरण हो रहा है, जो अत्यंत गंभीर है। राज्यपाल ने आगे लिखा है कि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के हितों और भूमि की रक्षा के लिए राज्यपाल को विशेष दायित्व दिया गया है। इस कारण राज्यपाल ने सीएम से अनुरोध किया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संथाल के इलाके में हो रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाए। राज्यपाल ने एसपीटी के प्रावधानों के 100% अनुपालन की भी बात कही है। जहांगीर आलम वपा संजीव लाल की डिस्चार्ज पर फैसला आज मंगलवार को टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी जहांगीर आलम और पीए संजीव लाल की डिस्चार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सोमवार को ईडी जहांगीर आलम और पीए संजीव लाल की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब आज मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। हेमंत सरकार में 5 नए चेहरे बन सकते हैं मंत्रिमंडल के स्वरूप पर मंथन जारी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर प्रारंभिक चर्चा की थी। संभावना है कि 28 नवंबर या उसके बाद सरकार का स्वरूप सामने आ सकता है। इंडिया गठबंधन के घटक दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक रविवार को रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई थी। जेएमएम को मुख्यमंत्री पद समेत 5 से 6 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 3 से 4 मंत्री पद और आरजेडी तथा भाकपा माले को 1-1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। हालांकि भाकपा माले की भागीदारी को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि माले को औपचारिक प्रस्ताव सरकार ने शामिल होने को लेकर नहीं मिलने की बात कही जा रही है। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ नए और युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। गठबंधन में सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व देने और क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हेमंत सरकार के इस नए मंत्रिमंडल में कौन-कौन से चेहरे शामिल होंगे,
इसे लेकर झारखंड की जनता और राजनीतिक दलों में उत्सुकता है। गठबंधन की मजबूती और नए चेहरों को मौका देने के प्रयास इस मंत्रिमंडल को खास बना सकते हैं। झामुमो कोटे से संभावित मंत्री बात करें तो इसमें झामुमो कोटे से सीनियर और युवा विधायकों का समंजस्य मंत्री पद में देखा जा सकता है। इनमें स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, हफीजुल अंसारी, लुइस मरांडी, सजीव सरदार, जीगा मुंडा और सुदिव्य सोनू के नाम प्रमुख हैं। रांची में बाइक सवार युवक की मौत, सड़क हादसे ने ली जान। झारखंड की राजधानी रांची के मांडर प्रखंड से एक बुरी खबर सामने आ रही है। यहां के मुड़मा चौक स्थित एनएच मुख्य पथ पर एक बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को मल्टी निवासी 22 वर्षीय जितेंद्र खलखो नाम का युवक सब्जी बेचने के बाद ब्राम्बे बाजार से वापस अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी क्रम में मांडर की ओर से रांची जा रही एक बस से उसकी सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में जितेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं युवक की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिम्स भेजा, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मुड़मा चौक पर एक समुदाय द्वारा सड़क पर जुलूस निकाला गया था। इस कारण ट्रैफिक को वन वे किया गया था। वहीं बाइक चलाते वक्त जितेंद्र का ध्यान जुलूस की ओर था। इस कारण उसकी बाइक बस से टकरा गई और हादसा हुआ। इसमें उसकी मौत हो गई। चीफ सेक्रेटरी ने की शपथ ग्रहण तैयारियों की समीक्षा, दिए निर्देश। चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में 28 नवंबर को होने वाले हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इसे लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का जिम्मा रांची जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इसके लिए रांची डीसी वरुण रंजन को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कैबिनेट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग करेगा। चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई बैठक के बाद रांची डीसी और एसएसपी ने आयोजन स्थल मोरहाबादी मैदान का जायजा भी लिया। कांग्रेस का संविधान रक्षक अभियान आज से 26 जनवरी तक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिला अध्यक्षों को 60 दिवसीय संविधान रक्षक अभियान 5 विषयों को लक्षित कर चलाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि संविधान और समानता की लड़ाई, संविधान द्वारा गारंटीकृत आरक्षण की सुरक्षा, भेदभाव का उन्मूलन, गरीबों के संविधान विरुद्ध पूंजीवादी सरकार के पक्षपात को उजागर करना, संविधान द्वारा गारंटीकृत लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर भाजपा के हमलों को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। 26 नवंबर से 26 जनवरी 2025 तक इस अभियान को चलाया जाएगा। पूरे अभियान के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान समुदायों की स्थिति को खराब करने और इन्हें लक्ष्य करने वाली विभाजनकारी नीतियों को उजागर किया जाएगा। इसके साथ ही अभियान के द्वारा भाजपा द्वारा भेदभाव को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े, पूंजीपतियों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीतियों, केंद्र सरकार के शासनकाल में उत्पन्न आर्थिक असमानता, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से भी जनता को अवगत कराया जाएगा। जातिगत जनगणना की वकालत और आरक्षण प्रणाली पर भाजपा के भेदभावपूर्ण विचारधारा को जनता के सामने लाना इस अभियान का अहम हिस्सा होगा। सोनाल के अनुसार संविधान रक्षक अभियान के तहत रैलियां, जनसंपर्क, जमीनी स्तर पर जनसंवाद कर सभी मुद्दों को जनता के सामने लाया जाएगा। अभियान के पहल पर संविधान प्रदत्त अधिकारों, स्वतंत्रता व समानता की रक्षा को प्रतिबद्धता का प्रमाण बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर रांची डीसी ने की बैठक।
रांची डीसी वरुण रंजन ने सोमवार को मोरहाबादी स्थित गोपनीय कार्यालय में 28 नवंबर को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पद शपथ अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित है। उपरोक्त अवसर पर कार्यक्रम स्थलों पर झारखंड के दूरदराज क्षेत्रों से काफी भारी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम में अतिथिगण, विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के उपस्थित होने की संभावना है, जिसे लेकर डीसी ने समारोह स्थल पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई, जिसे लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कराने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। डीसी ने इस कार्यक्रम में संबंधित सभी व्यवस्था तय समय में पूरा करा लें, जिसमें लोगों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, उनके खानपान की व्यवस्था, समारोह के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले मेहमान के आवासन की व्यवस्था और उनके पारंपरिक तरीके से स्वागत, पार्किंग व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट, कार्यक्रम के मिनट टू मिनट रूटलाइनिंग, कंट्रोल रूम, पेयजल व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, अग्निशमन व्यवस्था व अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। डीसी ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल मोरहाबादी में हो रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तैयारी तय समय में पूरा कर लें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एन जगन्नाथ राव के निधन पर सीएम ने शोक जताया। सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम जगन्नाथ राव के निधन पर शोक जताया है। कहा है वे एक कुशल न्यायविद थे, जिन्होंने न्यायपालिका में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मरांगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें। वहीं सीएम ने अपने दूसरे ट्वीट में सेरेंगदा के शहीदों को याद करते हुए कहा है कि सेरेंगदा गोलीकांड के अमर वीर शहीद, वीर आंदोलनकारी और माटी पुत्र वीर शहीद सोमनाथ लोंगा, दुबिया होनहागा और लोपा बुड़ की शहादत दिवस पर शत-शत नमन। सेरेंगदा गोलीकांड के वीर शहीद अमर रहें, झारखंड के वीर शहीद अमर रहें। लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, हथियार छोड़ भागे उग्रवादी, सर्च ऑपरेशन जारी। लातेहार पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के मनिका थाना क्षेत्र के सिकिद बंदुआ के बीच सोमवार की रात पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि मुठभेड़ के बाद उग्रवादी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। एसपी कुमार गौरव ने घटना की पुष्टि की है, लेकिन अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि मनिका और हैरहंज थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित सिकिद बंदुआ गांव के बीच जंगली इलाके में कुछ उग्रवादी डेरा जमाए हुए हैं और किसी हिंसक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी की गई। इधर जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। खुद को कमजोर पड़ता देख उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। इस बीच जब पुलिस ने उग्रवादियों के खिलाफ घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां कुछ हथियार मिलने की भी सूचना है। बताया जाता है कि उग्रवादी अपने हथियार छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस बीच लातेहार एसपी कुमार गौरव ने इस संबंध में घटना की पुष्टि की है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मुठभेड़ हुई है। पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। झामुमो ने कहा, एसटी,
एससी सीटों की संख्या घटाई गई तो ठीक नहीं होगा। झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि आने वाले समय में परिसीमन के नाम पर केंद्र सरकार एसटी-एससी सीटों की संख्या कम करती है तो ये ठीक नहीं होगा। 2025 में जनगणना होने वाली है और उसके बाद परिसीमन की भी तैयारी है। 2012 में जब परिसीमन आयोग यहां आया था तब झामुमो ने आशंका व्यक्त की थी। आज भी उक्त आशंका बरकरार है कि आदिवासी व अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा की आरक्षित सीटों पर प्रहार हो सकता है। सोमवार को झामुमो कार्यालय में पत्रकारों से प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संसद का सत्र भी शुरू हो गया है। इसमें भी झारखंड की आरक्षित सीटों पर बात हो सकती है। संबंधित अधिकारियों को तय करना होगा कि परिसीमन के नाम पर आरक्षित सीटों की संख्या अगर घटाई गई तो ये सही नहीं होगा। कहा कि भाजपा की कोशिश है कि झारखंड की आरक्षित सीटों की संख्या कम की जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ये जानती है कि मूलवासियों आदिवासियों में जब तक न दरार पैदा हो इनकी साजिश नहीं सफल होने वाली है। भट्टाचार्य ने विपक्ष से कहा कि हमारे जो भी प्रस्ताव राज्यपाल के पास लंबित हैं, उनको केंद्र तक पहुंचाने में विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएं, ये उम्मीद हम करते हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि जेकेएलएम जिसके प्रति जनता ने विश्वास जताया है, आशा है वह सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चलेंगे। आजसू के मांडू विधायक को संबोधित करते हुए कहा कि उनके नेता रोजगार की सरकार बनाने वाले थे, लेकिन वे खुद बेरोजगार हो गए। लेकिन आपने उनको रोजगार देने के लिए कदम आगे बढ़ाया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में श्री भट्टाचार्य ने चुनाव के बाद भी चंपाई सोरेन पार्टी में वापसी के लिए आवेदन करेंगे तो हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि 28 को होने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हम तो चाहते हैं कि देश के पीएम और असम के सीएम भी आएं। पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता देगा झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हों, इस उम्मीद के साथ उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। एक सवाल के जवाब में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, इसके लिए उन्हें खुद 28 नवंबर को रांची आ जाना चाहिए। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा की हार पचा नहीं पा रहे हैं। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस संथाल परगना में भाजपा ने नफरत के बीज बोए थे, वहां उनका सूपड़ा साफ हो गया है और रुदाली करने के लिए सिर्फ एक सीट संथाल में उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि राजमहल सीट से अपने सरकार के समय भी घुसपैठ का मामला उठाने वाला भाजपा विधायक अनंत ओझा की जिद पर भाजपा ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, प्रचंड विजय के बाद 28 तारीख को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा और ठीक उसके बाद से ही झारखंड के करोड़ लोगों की जो आकांक्षा है, उनकी पूर्ति के लिए सरकार लग जाएगी। लेकिन विपक्ष हमारे जनादेश को पचा नहीं पा रही है। चुनाव में मुद्दों की बात होती है, घृणा की नहीं, लेकिन आज भी उनके मुंह से घृणा की ही भाषा निकल रही है। यह अत्यंत चिंताजनक है। जयराम महतो की पार्टी ने आजसू को दिखाया बाहर का रास्ता, 7 सीटों पर चल गई कैंची। विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने आजसू को बाहर का दिखा दिया। सीधे तौर पर आजसू के खाते में आई 10 सीटों में से 7 सीटों पर कैंची चल गई। आजसू के खाते में सिर्फ मांडू सीट ही आ पाई। यहां भी जेएलकेएम के उम्मीदवार को बिहारी कुमार ने 71,276 वोट लाकर चौंका दिया। सिर्फ 2 सीटों पर आजसू की नेक टू नेक फाइट हुई। लोहरदगा में कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आजसू की नीरू शांति भगत के बीच सीधी टक्कर हुई। इसमें रामेश्वर उरांव को 1,13,507 वोट मिले, जबकि आजसू की नीरू शांति भगत को 78,837 वोट मिले। वहीं पाकुड़ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अकील अख्तर से आजसू का खेल बिगाड़ दिया।
पाकुड़ में अकील अख्तर को 47,039 वोट मिले, जबकि पहले स्थान पर रही कांग्रेस की निशत आलम को 1,55,827 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर आजसू के अजहर इस्लाम को 69,798 वोट मिले। जयराम की पार्टी जेएलकेएम ने आजसू का खेल बिगाड़ दिया, डुमरी में खुद जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो 94,496 वोट लाकर बाजी मारी। वहीं आजसू की यशोदा देवी 35,890 वोट पास कर तीसरे स्थान पर खिसक गई। ईछागढ़ में जेएलकेएम के तरुण महतो 41,138 वोट लाकर आजसू का खेल बिगाड़ दिया। आजसू के हरेलाल महतो को 51,029 वोट मिले, जबकि झामुमो की सविता महतो ने 77,552 वोट लाकर जीत हासिल की। इसी तरह मनोहरपुर में भी आजसू उम्मीदवार को 41,078 वोट मिला। इस सीट से जेएलकेएम उम्मीदवार दिलबार खाका को 6,927 वोट मिला। आजसू की परंपरागत सीट रामगढ़ और सिल्ली में जेएलकेएम ने सभी को चौंकाया। रामगढ़ में जेएलकेएम के पनेश्वर कुमार को 70,979 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रही आजसू की सुनीता चौधरी को 83,028 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की ममता देवी 89,818 वोट लाकर जीत हासिल की। सिल्ली में जेएलकेएम के उम्मीदवार देवेंद्रनाथ महतो ने 41,725 वोट लाकर चौंका दिया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को 49,302 वोट मिले। झामुमो के अमित महतो ने 73,169 वोट लाकर जीत हासिल की। जुगसलाई में आजसू के रामचंद्र सहिस को 77,845 वोट मिले, जबकि जेएलकेएम के विनोद स्वांसी को 36,958 वोट मिले। इस सीट से 1,21,290 वोट लाकर झामुमो के मंगल कालिंदी विजयी रहे। गोमिया में भी जेएलकेएम की पूजा कुमारी ने आजसू का खेल बिगाड़ दिया। इस सीट से जेएलकेएम की पूजा कुमारी को 59,077 वोट मिले। आजसू के लंबोदर महतो 54,508 वोट लाकर तीसरे स्थान पर खिसक गए। इस सीट से झामुमो के योगेंद्र प्रसाद ने 95,170 वोट लाकर बाजी मारी। निशिकांत दुबे ने झामुमो कार्यकर्ताओं पर हमला करने का लगाया आरोप। ट्वीट कर कही बड़ी बात। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर झामुमो पर आरोप लगाया कि देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा सीट पर परिणाम आने के बाद जेएमएम कार्यकर्ता रैली निकालकर जश्न मना रहे थे। इसी बीच रैली में मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मधुपुर के मदनकट्टा स्थित संजय गुप्ता नाम के भाजपा कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया। घटना को लेकर मधुपुर के भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने कहा कि जिस तरह से 24 नवंबर को जश्न मनाने के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ता संजय गुप्ता के घर पर हंगामा किया, यह निंदनीय है। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक हफीजुल हसन और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार को झामुमो के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ता संजय गुप्ता के घर पर हमला किया और उनके घर पर लगे भाजपा के झंडे को तोड़ने का प्रयास किया। गंगा नारायण सिंह ने कहा कि हफीजुल हसन अपनी ताकत और बल का इस्तेमाल करके मधुपुर की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। जिस तरह से यह घटना हुई है, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर उन्हें तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में करौ थाना के प्रभारी अमर कुमार ने कहा कि थोड़ी देर के लिए माहौल खराब जरूर हुई थी, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए सड़क भी जाम कर दिया गया था। मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर शांत कराया गया। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि निशिकांत दुबे के द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। वह सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस तरह की बातों को लिखते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बातें कही थी, जिसका कोई आधार नहीं है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। केशव महतो कमलेश ने कहा, हेमंत कैबिनेट का फॉर्मूला तय करने के लिए होगी बैठक।
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई बड़े नेता। झारखंड में 2024 विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने बम्पर जीत हासिल की है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल की रूपरेखा अभी तक तय नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही सारी बातें सामने आ जाएंगी। क्या इस बार नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा या 2019 की तरह इस बार भी पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सहयोगी कांग्रेस और राजद के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। इस बार कितने विधायकों पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला बनेगा और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए किसको किसको न्योता मिलेगा, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से बात की। बातचीत में केशव महतो कमलेश ने साफ किया कि इस बार 4 विधायक पर एक मंत्री पद होगा या 5 विधायक पर, इसके लिए इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और वहीं पर तय होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस कोटे से कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा यह तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन यह तय है कि पार्टी के प्रति समर्पित और अनुभवी नेताओं को ही मौका मिलेगा। केशव महतो कमलेश ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में किसको बुलाया जाएगा इसका फैसला झामुमो और मुख्यमंत्री को करना है और जो भी बात होगी सबको बता दी जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।